नमस्कार, हमारा सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आज खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन खास खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की तरक्की के लिए पुरजोर प्रयास लगातार जारी है। इसके बाद एनएसए अजित डोभाल आज से 3 दिवसीय रूस के दौरे पर रहने वाले हैं। इसको लेकर भी आज हम बात करेंगे, जानकारी देंगे आपको। तमिलनाडु और असम में राज्यसभा चुनावों की घोषणाएं हो चुकी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके अलावा केरल के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है। दाहोद में पीएम मोदी ने ये तमाम बातें कही है। इसके अलावा मुंबई में मई महीने की बारिश ने 107 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जमकर बारिश हुई है और आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, असम में राज्यसभा चुनावों की घोषणाएं कर दी है। देश की तरक्की के लिए पुरजोर प्रयास रहेगा, यह पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया है। तो इन्हीं सब तमाम खबरों की ओर आज हमारी नजर रहने वाली है। इसी के साथ चलिए कर लेते हैं खबरों की शुरुआत, जहां इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के एक ब्रांच ऑफिस को बम विस्फोट में उड़ाने के प्रयास के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि उसके पास अमेरिका और जर्मनी की दोहरी नागरिकता है। इजराइल अधिकारियों ने 28 वर्षीय संदिग्ध जोसेफ न्यूमायर को डिपोर्ट कर दिया और रविवार को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफबीआई एजेंटों ने उसे हिरासत में लिया है। एफबीआई डायरेक्टर काशा पटेल ने न्यूमायर की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आज एफबीआई एजेंटों ने इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की साजिश रचने के आरोप में और राष्ट्रपति ट्रंप को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अमेरिका और जर्मनी की दोहरी नागरिकता रखने वाले जोसेफ न्यूमायर को गिरफ्तार किया है। तो साथ ही कहा गया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार जोसेफ न्यूमायर मूल रूप से अमेरिका के कोलोराडो का रहने वाला है और वह गत अप्रैल में इजराइल गया था। इजराइल में अमेरिकी दूतावास के एक गार्ड के साथ झड़प के बाद 19 मई को तेल अवीव में दूतावास के ब्रांच ऑफिस में पहुंचने पर जोसेफ न्यूमायर ने अपना काले रंग का बैग वहीं छोड़ दिया। उस बैग के अंदर 3 इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस मिले, जिन्हें मोलोटोव कॉकटेल भी कहा जाता है। अधिकारियों का कहना है कि न्यूमायर ने दूतावास के गार्ड पर थूका और जब गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग गया। इस घटना के बाद जोसेफ को उसी दिन पास के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया था। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने पाया कि न्यूमायर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रूप से हिंसक धमकियां पोस्ट कर रहा था। घटना से कुछ घंटे पहले शेयर किए गए एक पोस्ट में जोसेफ न्यूमायर ने लिखा था, तेल अवीव में दूतावास। तो अमेरिका के पास, आपको बता दें कि आरोपी के पास अमेरिका और जर्मनी दोनों की नागरिकता थी। अमेरिकी दूतावास में विस्फोट की धमकी दी गई थी। हालांकि अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दोहरी नागरिकता पाई है। आपको बता दें कि ट्रंप को भी जान से मारने की धमकी इस आरोपी ने दी थी। अमेरिकी दूतावास के साथ ही ट्रंप को भी जान से मारने की धमकी इस आरोपी ने दी थी। एफबीआई एजेंटों ने गिरफ्तार किया है आरोपी को एयरपोर्ट से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वडोदरा में रोड शो किया। इस दौरान 30,000 महिलाएं पीएम का स्वागत करने पहुंची। गुजरात के दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावना की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी जो सोचा नहीं होगा कि मोदी जी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी, आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है।
ये 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने अपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी जी अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट उन्होंने दे दी थी। तो 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये उनका दौरा रहा। उन्होंने इस दौरान कहा कि जो सिंदूर को मिटाएगा उसका मिटना तय है। तो मोदी जी अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा। साथ ही मोदी ने आगे कहा कि हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उन्हें ढूंढ निकाला, हिसाब किताब पक्का कर लिया और 22 तारीख को जो खेला गया था, 6 तारीख की रात को 22 मिनट में हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी। पीएम ने कहा कि आज दाहोद में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इनमें सबसे उल्लेखनीय दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मुझे इसकी आधारशिला रखने का सौभाग्य मिला था। अब इस फैक्ट्री से पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सफलतापूर्वक बनाया गया है। एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि गुजरात में पूरा रेलवे नेटवर्क अब 100% विद्युतीकृत हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम ने रेलवे के लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा मोदी से मुकाबला करना इतना मुश्किल होगा। तो भारत में नए उभरते कोविड-19 वेरिएंट NB.1.8.1 का एक मामला और LF.7 वेरिएंट के 4 मामले सामने आए हैं। ये निष्कर्ष इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम से आए हैं, जो वायरस में जेनेटिक चेंज की निगरानी करता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ICMR और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और स्थिति की समीक्षा की। दिल्ली में 23 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 1 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है और पिछले 20 दिनों में क्रमिक वृद्धि के बीच बेंगलुरु में 9 महीने के बच्चे का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। केरल में अकेले मई महीने में 273 मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये 2 वेरिएंट क्या है और क्या इनको लेकर चिंता की कोई बात है। तो आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, LF.7 और NB.1.8 सब वेरिएंट क्या है, इसको हम आपको बता देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के LF.7 और NB.1.8 सब वेरिएंट को निगरानी में रखे जाने वाले वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है। हालांकि WHO ने अब तक इन दोनों वेरिएंट को चिंताजनक नहीं बताया है, लेकिन LF.7 और NB.1.8 ही वे वेरिएंट है जो कथित तौर पर चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड के मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार बने हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में तमिलनाडु में NB.1.8 वेरिएंट का एक मामला सामने आया था, जबकि मई में गुजरात में LF.7 वेरिएंट के 4 मामले सामने आए थे। लेकिन भारत में अब भी कोरोना संक्रमण के लिए JN.1 वेरिएंट ही सबसे अधिक जिम्मेदार बना हुआ है। भारत में टेस्ट होने वाले कोविड सैंपल्स में से 53% में JN.1 वेरिएंट ही संक्रमण का कारण है। इसके बाद BA.2 की उपस्थिति 26% और अन्य ओमिक्रॉन सब लिनिएज की उपस्थिति 20% है। तो देखिए लक्षण क्या कुछ है, ये जो नए 2 वेरिएंट आए हैं इनके आपको ये भी बता दें। तो देखिए गले में खराश होना, थकान होना, इसके अलावा अगर आपको हल्की खांसी है, बुखार है, मांसपेशियों में दर्द, नाक बंद होना, लगातार कम ग्रेड हाइपरथार्मिया, और आपको बता दें कि इसके अलावा
शरीर का तापमान बढ़ जाना जो कि सामान्य बुखार से थोड़ा अलग होता है, सिर दर्द होना, मतली आना, भूख ना लगना, तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जो कि आपको संकेत दे सकते हैं कि शायद आप कोरोना संक्रमित थे। अगर आपको इनमें से लक्षण कुछ दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की, जहां भारत ने इतिहास रचते हुए दुनिया में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उपलब्धि हासिल की है। देश की बुलंदी पर पहुंचने की इस खबर का असर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी तेज उछाल के साथ क्लोज हुए थे और ग्लोबल संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इकोनॉमी को लेकर आई इस गुड न्यूज का असर स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। साथ ही जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का असर भी बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। एशियाई शेयर बाजारों की अगर हम बात करें तो जापान का निक्केई इंडेक्स से लेकर साउथ कोरिया को कोस्पी तक करीब 1% की शुरुआती तेजी लेकर कारोबार करता नजर आया है, तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी गिफ्ट 105 अंक की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था। गौरतलब है कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। शनिवार को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने यह जानकारी शेयर की थी। उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के लिए अनुकूल बना हुआ है और मैं जब बोल रहा हूं तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं। आज हम 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। सिर्फ ये 3 देश हैं भारत से आगे। नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो चुकी है। भारत ने यह मुकाम पाकर इतिहास रच दिया और अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी भारत से आगे है। तो देखिए, जिस तरह से इकोनॉमी में जो इतिहास रचा है भारत ने, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अब भारत बन चुका है। इसकी जैसे ही जानकारी साझा की गई उसके बाद शेयर मार्केट में भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला है। उछाल शेयर मार्केट में बम्पर हुई है। देखा जाए तो अब दुनिया में भारत का डंका बजा है, क्योंकि अब चौथे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था आ चुकी है। अब सिर्फ चीन, जर्मनी और इसके अलावा एक और देश हमसे आगे है। चौथे नंबर पर भारत पहुंच चुका है अर्थव्यवस्था के मामले में, जापान को पीछे छोड़ते हुए, और इसका सीधा असर अब शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार उछाल शेयर बाजार में देखने को मिल रही है। मॉनसून से पहले ही मुंबई पर मॉनसून जैसी मुसीबत टूट पड़ी है। आज 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश मुंबई में दर्ज की गई। जगह जगह जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों, मेट्रो और रेलवे स्टेशन में पानी तक भर चुका है। इसकी वजह से मुंबईकर को परेशानियों का काफी सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी मुंबई ने एक्सपर्ट जानकारी दी है कि अगले 3 से 4 घंटों के अंदर मुंबई के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बाहर निकलते समय सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हालत यह है कि जब हाल ही में शुरू हुआ आचार्य अत्रे चौक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भारी बारिश के चलते पानी में डूबा पाया। यह स्टेशन मुंबई की एक्वा लाइन 3 का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 10 मई 2025 को हुई थी। यह स्टेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वर्ली मुंबई के 2 सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ने के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। लेकिन बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण स्टेशन में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे यातायात संचालन पर सवाल उठने लगे हैं। बारिश के इस कहर का असर अब सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। जब शहर जलभराव और ट्रैफिक की मार झेल रहा है तो सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी
झुंझलाहट मीम्स के जरिए जाहिर की। कुछ लोगों ने हल्के फुल्के अंदाज में मीम्स बनाकर इस परेशानियों को ह्यूमर के साथ बयां किया। तो वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्री मॉनसून एक्टिविटी के साथ ही जमकर बारिश देखने को मिली है। कई सालों का रिकॉर्ड मुंबई में तोड़ा गया है बारिश ने। तो असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। लोग झुंझुलाहट में मीम्स शेयर कर रहे हैं मुंबई की व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि स्थिति ये है कि सड़कें लबालब पानी से नजर आ रही है। आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए अब एक झलक बॉलीवुड की ओर भी डालते हैं, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म होम बाउंड को लेकर चर्चा में रही। फिल्म में उनके किरदार को सराहा गया है। तो वहीं होम बाउंड में अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने डायरेक्टर नीरज खेवान को दिया और एक्ट्रेस का कहना है कि नीरज खेवान की फिल्म में काम करना उनके लिए गर्व की बात है और अगर उनकी फिल्म में जाह्नवी को बैकग्राउंड में पेड़ का रोल निभाने का भी मौका मिलेगा तो वो खुशी से पेड़ रेल को प्ले करेगी। आपको बता दें कि जाह्नवी की फिल्म को कांस के मंच पर स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया है। फिल्म होम बाउंड को लेकर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर काफ़ी चर्चाओं में है। आपको बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल लगातार जारी है और सुर्खियों में कई सारे एक्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब जाह्नवी कपूर एक बार फिर से चर्चा में आई हैं। तो नीरज खेवान की उन्होंने तारीफ की है फिल्म होम बाउंड को लेकर। दरअसल ये चर्चा पूरी शुरू हुई जो कि नीरज खेवान के द्वारा बनाई गई है। इस फिल्म को लेकर जाह्नवी कपूर ने नीरज की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में अगर उनको पेड़ बनने का भी रोल मिले तो वो पेड़ बनकर भी अपनी भूमिका निभा लेगी। उन्होंने अपनी फिल्म की सफलता का श्रेय नीरज खेवान को दिया है। साथ ही उन्होंने आगे भी काम करने की इच्छा जताई है। चलिए बात करेंगे रिश्वतखोर पटवारी की। जी हां, ये पूरा मामला छतरपुर का है, जहां रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। पटवारी का नाम पंकज दुबे है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को पकड़ा गया। आपको बता दें कि रिश्वत के पैसे पटवारी के पिता ने चबाकर खा लिए। सीमांकन के प्रकरण में किसान से पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। नौगांव में पटवारी के निज निवास पर इसके बाद छापामार कार्रवाई की, जहां से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सागर लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार किया है। तो रिश्वतखोर पटवारी की पोल खुली है। छतरपुर में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है। चलिए राजधानी रायपुर से आपको खबर बता दें, जहां पुलिस ने बाउंसर गुंडों का जुलूस निकाला है। दरअसल आपको बता दें कि कल गुंडों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की थी और इसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है। सरकारी अस्पताल में कवरेज के दौरान पूरी मारपीट की खबर सामने आई थी। पत्रकारों के विरोध के बाद पुलिस ने मोदाहापारा थाने में पूरा अपराध दर्ज किया था। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गोली मारकर हत्या करने की धमकी भी दी थी। रायपुर के मोदाहापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां बाउंसर गुंडों का जुलूस निकाला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोली मारकर हत्या करने की धमकी भी दी गई थी। पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट की गई थी और इसके बाद आपको बता दें कि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो इन बाउंसर्स गुंडों को गिरफ्तार किया और जुलूस निकाला है शहर में इनका। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
रायपुर के मोदाहापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने बाउंसर गुंडों का जुलूस निकाला। कल गुंडों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की थी और अब इस मामले में कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार किया गया है गुंडों को। चलिए, अब बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि केवल 4 माह की अवधि में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत राज्य भर से लगभग 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त मिल चुके हैं। साथ ही राज्य के लगभग 98% गांवों से आवेदन लिए गए हैं, जो ये दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड के लिए हितकारी नहीं है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि विपक्ष को हर अच्छी चीज से सिर्फ परहेज है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां यूसीसी लागू हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का फैसला सराहनीय रहा, जिसे प्रदेश की जनता बखूबी अपना भी रही है। विपक्ष की जहां तक रही बात, तो विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रहा है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य हमारा पहला राज्य बना है जो जहां पे यूसीसी लागू किया गया है। और विपक्ष को उत्तराखंड से ही परहेज है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि 98% गांव जिस प्रकार से यूसीसी से जुड़े हैं वह यह साबित करता है कि यूसीसी लागू करना हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कितना ज्यादा सराहनीय रहा। और 1.5 लाख से अधिक जो आवेदन आ गए कुछ ही समय में, वह यह दर्शाते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने का ये जो फैसला रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और यहाँ की जनता इसे बखूबी अपना रही है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर कनखल स्थित हरिद्वार आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर इस पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है, जिसको भारत ही नहीं पूरा विश्व भी याद रखेगा। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। वहीं इसके अलावा एक देश एक चुनाव पर उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके आने से देश के विकास की गति को और तेजी मिलेगी। अगर हम आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो जो भारत आज विश्व में 4थे नंबर की आर्थिक शक्ति है, वे एक देश एक चुनाव होने के बाद विश्व स्तर पर 3रे नंबर की शक्ति बन जाएगा। हमारे देश की सेनाओं का जो पराक्रम और शौर्य का ये प्रतीक है और मुझे लगता है हमने विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और आतंकवाद के खिलाफ इसको लोग सदियों तक इसकी पहचान बनी रहेगी और इसके लिए मैं फिर कहूँगा हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक रिपोर्ट हमारी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी। भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, पार्लियामेंट में उस पर विधेयक बना है और वो अभी जेपीसी के सामने विचारार्थ है। उस पर जो निर्णय आएगा, जैसा भी संसद को उचित लगेगा वो करेगा। मुझे खुशी है इस बात को आप सबको शेयर करते हुए। अभी 3 दिन पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि भारत अब जो हमारी जो 5th ट्रिलियन इकॉनमी थी वो 4th हो गई है, अर्थात विश्व में हम 4थे नंबर पर हमारी आर्थिक शक्ति बन गए। हेमकुंड साहिब के बर्फीले रास्ते पर चमोली पुलिस
बने श्रद्धालुओं का सहारा। जी हां, सिख धर्म के प्रमुख आस्था स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। घांगरिया से हेमकुंड साहिब के मार्ग पर अभी भी अटला कोटी क्षेत्र के ग्लेशियर प्रभावित एरिया में खराब मौसम के चलते बर्फ की आवाजाही करने में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा मौके पर तैनात चमोली पुलिस श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से देवदूत बनकर सामने आई है। थाना अध्यक्ष विनोद रावत अमनदीप सिंह ने अपनी सूझबूझ और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए बर्फीली रास्तों पर फंसे श्रद्धालुओं की भरपूर मदद की। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने न केवल श्रद्धालुओं को सुरक्षित मार्ग दिखाया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हुए उन्हें सकुशल और सुरक्षित तरीके से बर्फ से ढके हुए ग्लेशियर पॉइंट अटला कोटी से पार भी कराया। तो एक बार फिर से श्रद्धालुओं का सहारा बनी है पुलिस बर्फीली चोटियों पर। तो ऋषिकेश में 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो वहीं उसके बाद डोईवाला स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर सतर्क हो चुका है। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के.एस. भंडारी ने बताया कि जो पूर्व की गाइडलाइन है उसी के आधार पर सभी लोग सावधानी बरतें। हालांकि उत्तराखंड में संक्रमण का कोई केस नहीं है। दोनों ही महिलाएं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आई थी, फिर भी एहतियात के तौर पर सावधानी बरतना काफी आवश्यक है। तो कोरोना ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिंता का कोई विषय नहीं दर्शाया गया है, ना कोई गाइडलाइन दी गई है, बस लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।